राइट। स्क्रीन शेयर हुआ, स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ओके, तो हम पार्ट जो शुरू करने वाले हैं वो है प्लिंथ एरिया रेगुलेशन। लास्ट क्लास में हमने जो है डेफिनेशन आपको बताई हुई थी कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है। आई थिंक इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी, राइट? तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये कौन सा पॉइंट हो गया था लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंट किया था 6, 7 and 8. नाउ दिस इज पॉइंट नंबर 8. दिस इज पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8. पॉइंट नंबर 8 है हमारा प्लिंथ एरिया रेगुलेशन. प्लिंथ एरिया रेगुलेशन. लास्ट क्लास में मैंने बताया कि प्लिंथ एरिया क्या होता है. तो प्लिंथ एरिया होता है किसी भी कंस्ट्रक्टेड एरिया का वो पार्ट जो कि आउटर टू आउटर मेजर किया जाता है, जिसमें वॉल थिकनेस है ना इंक्लूड होता है. वॉल थिकनेस इंक्लूड होता है, ठीक है. वॉल थिकनेस इंक्लूड होता है, उससे कहा जाता है प्लिंथ एरिया, राइट. अगर किसी में कंस्ट्रक्शन का कितने पे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इस बिल्डिंग का क्या हो जाएगा? प्लिंथ एरिया हो जाएगा, राइट. प्लिंथ एरिया हो जाएगा. तो देख लेते हैं. सबसे पहले तो आपको प्लिंथ बता देते हैं क्या होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लिंथ? बताइए कोई, प्लिंथ क्या होता है? प्लिंथ बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लिंथ? प्लिंथ क्या होता है? प्लिंथ क्या होता है? प्लिंथ क्या होता है? फाउंडेशन बना होता है पूरा पक्का एरिया. किसका? जैसे सर जो जगह कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपन बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका जो पक्का एरिया होता है, फाउंडेशन स्टेप देखिए. नहीं, ये नॉट, दिस इज नॉट एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ द प्लिंथ. चार तरफ जो बॉल होती है ना, उसकी पूरी लेंथ एरिया. सर बिल्डिंग का वो बेस जो पूरे उसको सपोर्ट करता है सर, पूरे बिल्डिंग का वो बेस, सर वो एरिया जो लोड में सपोर्ट करता है. नो नो, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन. बताइए और कोई है? डिप्लोमा वाले बताइए. डिप्लोमा वाले पढ़ के आए होंगे. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना मेरा? नो सर आपने. नो सर. ओके, बताइए प्लिंथ का डेफिनेशन बताइए. बताइए. खाली जगह को छोड़ो जिस पे बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब पूरा एरिया जिस पर बिल्डिंग बनता है. हेवी डेफिनेशन नहीं है प्लिंथ की. चलिए देखिएगा, है ना. प्लिंथ लेवल जो होता है, या प्लिंथ बीम की बात करें, ठीक है. ये वो पोर्शन होता है जहाँ पर सब स्ट्रक्चर का काम खत्म होता है और सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू होता है. Is that clear?
जहाँ पे सब स्ट्रक्चर का काम खत्म होता है और सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू होता है, वो लेवल कहलाता है प्लिंथ लेवल। और उस लेवल पे एक बीम को कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लिंथ बीम। Is it clear? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। Screen Yes, sharing हो sir. रहा है? Okay, let me check. Oh, screen. Okay. ठीक। सो प्लिंथ लेवल मैंने डेफिनेशन बताई, जहाँ पे सब स्ट्रक्चर का काम खत्म हो जाता है और सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू होता है। ठीक, तो उस लेवल को कहा जाता है प्लिंथ लेवल। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू कंस्ट्रक्ट आपको एक ये मैंने जो है बनाई हुई थी, और ये हमारी जो है वॉल है, क्या है ये? वॉल है, ठीक, वॉल है। एंड दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल के जो भी नीचे वाला पोर्शन होता है ये कहलाता है सब स्ट्रक्चर। क्या कहलाता है? स्ट्रक्चर। और इसके ऊपर वाला जो भी पोर्शन होगा कंस्ट्रक्ट होगा उसे कहा जाता है सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? इज दैट क्लियर? सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। ठीक, अब हम कंस्ट्रक्शन जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा इसी लेवल से शुरू हो रहा है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड लेवल से ही शुरू हो रहा है। तो हमारा यही लेवल है विद रेड कलर, तो ये जो लेवल है ये क्या कहलाएगा? ठीक है, इस लेवल पे एक बीम कंस्ट्रक्ट की जाती है, एक आरसीसी की बीम कंस्ट्रक्ट की जाती है, आरसीसी की बीम, जिसे हम कहते हैं प्लिंथ बीम। क्या कहते हैं? प्लिंथ बीम। और इसी के बाद से हमारे सुपर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन होता है प्लिंथ बीम के बाद से। आई होप यू क्लियर, राइट? अब इस बीम का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बीम? इस बीम का फंक्शन होता है जो भी सुपर स्ट्रक्चर से जो भी लोड आ रहा है, इस लोड को ट्रांसफर करना किस पे? फाउंडेशन पे। क्या करेगा ये? ट्रांसफर करेगा, लोड को ट्रांसफर करेगा। किस पे ट्रांसफर करेगा? और फाउंडेशन सब स्ट्रक्चर इस पे ट्रांसफर करेगा जो भी लोड आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ये कहलाता है प्लिंथ लेवल और प्लिंथ बीम। अब एनबीसी क्या कहता है कि प्लिंथ एरिया कितना हो? प्लिंथ एरिया किसी भी प्लॉट एरिया का कितना होना चाहिए? ठीक है, प्लिंथ एरिया क्या होता है? कवर्ड राइट, है ना? प्लिंथ एरिया जो है टोटल, सॉरी, जो प्लिंथ एरिया जो होता है वो कौन सा होता है? कवर्ड एरिया होता है, आउटर टू आउटर डायमेंशन वाला। मैंने जैसे अगर कोई बिल्डिंग बना है तो इसका तो आउटर डायमेंशन होगा इंक्लूडिंग वॉल थिकनेस, प्लिंथ एरिया कहलाएगा। ठीक है, अब कितना होना चाहिए तो उसके लिए एनबीसी ने कुछ गाइडलाइंस दी है, देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइंस दी है। यहाँ पे मैं लिख एरिया ऑफ प्लॉट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं मैक्सिमम परमिसिबल कवर्ड एरिया। ठीक है, कवर्ड एरिया, ठीक, मैक्सिमम परमिसिबल कवर्ड एरिया। एरिया इज 200 मीटर स्क्वायर। अगर प्लॉट का एरिया जो है 200
मीटर स्क्वायर से कम है तो आपका मैक्सिमम जो कवर्ड एरिया होगा, परमिसिबल कवर्ड एरिया होगा, वो होगा 66.2 इस 200 का 66.2/3% एरिया वो होगा ग्राउंड फ्लोर के लिए। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर के लिए मैक्सिमम एंड फर्स्ट फ्लोर के लिए। ठीक, ये होगा ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर के लिए। ठीक, वहीं हम सेकंड फ्लोर की बात करता हूँ। सेकंड की बात करें तो सेकंड फ्लोर के लिए फर्स्ट फ्लोर का 25%। कितना? 25%। क्लियर है? इज दैट क्लियर? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर एरिया हमारा 200 से लेके 200 से लेके 201 से लेके 500 मीटर स्क्वायर के बीच में होता है तो आप टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 50%। कवर्ड एरिया कितना हो जाएगा? 50% और 133 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा, ठीक है, आपको वो लेना है। अगर मैं बात करता हूँ 501 से लेकर 1000 मीटर स्क्वायर तक का, तो आपको कंस्ट्रक्शन होगा कितने पे? मैक्सिमम पे 40% और 250 मीटर स्क्वायर विच एवर इज मोर राइट। एंड द लास्ट वन इज, अगर आपका एरिया ग्रेटर देन 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तो आपको 33 सही 1/30% प्लॉट एरिया का और 400 मीटर स्क्वायर पे आप कंस्ट्रक्शन कर। क्लियर है? मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ एक टेबल वर्क के फॉर्म में कि अगर आपका कंस्ट्रक्ट कितना होना चाहिए, मैक्सिमम जो है मैक्सिमम परमिसिबल कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एरिया ऑफ प्लॉट के, ठीक है, अगर एरिया ऑफ प्लॉट आपका जो है लेस देन 200 मीटर स्क्वायर है तो 200 मीटर स्क्वायर है तो उसके आपको 66 सही 2/3 भाग पे, है ना, इतनी परसेंट पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो फर्स्ट फ्लोर। अगर एरिया हमारा जो है 201 से 500 के बीच में है ना, तो आप 50% एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो या फिर 130 मीटर स्क्वायर। इन दो में से जो भी मैक्सिमम आएगा लेनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एरिया 500 हो गया तो 500 को 50% कितना हो गया? 250 मीटर स्क्वायर। इन दोनों से ज़्यादा 250 ज़्यादा है तो 250 आप प्रेफर करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका प्लॉट एरिया जो है 501 से 1000 के बीच में है तो आपको 40% लेना है और 250 मीटर का डिकेवर इज ग्रेटर और डिकेवर इज मोर। ठीक है, और एरिया आपका जो है प्लॉट एरिया 1000 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो जाता है तो आप 33%, सॉरी 33 सही 1/3% एरिया और 400 मीटर स्क्वायर, इन दोनों में से जो ज़्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इतना आपका मैक्सिमम कवर्ड एरिया होगा एज पर द एनबीसी। आई होप यू क्लियर। ठीक, तो सर आपका यहाँ हेलो पे ये जो पार्ट था, हाँ पूछो। हेलो हाँ पूछो। सर आपने बताया ना 500, जैसे कि 500 मीटर स्क्वायर जो एरिया दिया है उसमें 250 पे वर्क वो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बाकी के 250 पे क्या करेंगे सर फिर? वो आपको ओपन स्पेस छोड़ना, समझ रहे हैं? ओपन स्पेस आपको छोड़ना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर, बीच में कट गई। आपको
ओपन स्पेस छोड़ना पड़ेगा इतना, है ना। आपका प्लॉट एरिया का साइज बहुत ज़्यादा है, आप सारे पे कंस्ट्रक्शन कर दोगे, बाजू वाला भी सारे कंस्ट्रक्शन कर लेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ना ही कोई ओपन स्पेस बचेगा दोनों बिल्डिंग्स के बीच में। लास्ट क्लास में बताया था ओपन स्पेस के बारे में कितना होना चाहिए, है ना। एनबीसी कुछ गाइडलाइंस देता है, आप सारे के सारे पूरे प्लॉट एरिया पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, है ना। मैंने बताया था जेडीए जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलती है कि नहीं 30% होना चाहिए, या फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलती है नहीं आपको 40% रखना चाहिए अगर आप दिल्ली जैसी जगह में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो, है ना। अगर नहीं आती तो वो लोग आपका जो है नक्शा पास नहीं करेंगे, आपको जो है प्रॉपर नक्शा बना के उनको देना पड़ेगा कि हमारे बिल्डिंग में कितने परसेंट जो है ओपन एरिया है, सारी चीज़ें, है ना, आपको जो है देना पड़ेगा। हाइट कितनी है, कितने फ्लोर बना है, ये सारी चीज़ें आपको परमिशन, जो इन सबकी परमिशन जो है आपको वही, ठीक है। अगर के साथ नहीं चलोगे तो परमिशन भी नहीं देंगे, और मैंने बताया था इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं तो वो तोड़ देते हैं, है ना। एक बिल्डिंग फ्रंटेज लाइन के बारे में मैंने बताया हुआ था, है ना। आप आगे सकते हैं, आगे बढ़ोगे तो उसको जरूरत पड़ेगी जब भी वो तोड़ देंगे, ठीक है। सो आई होप जी सर यू है ना बिल्डिंग बायलॉज, है ना, बिल्डिंग बायलॉज के बारे में, एनबीसी के बारे में जो है आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए सिलेबस की तरफ पढ़ते हैं, हमने सिलेबस क्या क्या कवर कर लिया है और कितना बच गया है हमारा। तो लेट, तो हमने जो है जो चैप्टर सीरियल नंबर आपको 6 दिख रहा है ना, नंबर बिल्डिंग वाइलो एंड एनबीसी रेगुलेशन, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है, ठीक। 6 ऑलरेडी कवर्ड, ओरिएंटेशन ऑलरेडी कवर्ड, सन कंसीडरेशन ये हमने सबसे पहले ही कराया हुआ था, इंट्रोडक्शन, और ये वाली, है ना। 1 2 3 आपको ध्यान हो आपकी जो है जब प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की पहली क्लासेस हुई थी उनमें ये चीज़ें हो चुकी थी, ठीक है, उनमें ये चीज़ें, और अभी अभी जो है ये 3 पढ़ी हुई हैं। ओरिएंटेशन क्या होता है, बिल्डिंग वाइलो एंड एनबीसी रेगुलेशन क्या, एंड नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वास्तुशास्त्र, राइट, वास्तुशास्त्र इन मॉडर्न प्लानिंग, दैट इज, ठीक है। किसी को आइडिया है वास्तुशास्त्र के मेरे बारे में, वास्तुशास्त्र के बारे में किसी को भी आइडिया है? एनी वन, स्पेशली डिप्लोमा वाले पढ़ के आते हैं, व्हाट इज वास्तु। सर इसमें ये बता दें कि कमरा किचन वगैरह मतलब सही कौन से दिशा में क्या होना चाहिए, कौन सी में होना चाहिए? मतलब कोई नॉर्थ फेस हो हाउस हो, कोई वेस्ट फेस हो, तो उस हिसाब से मतलब घर को बनाया जाता है। ओके, ये चीज़ तो हमने नेशनल जो है बाय लॉज जो था उसमें भी हमने पढ़ी थी, है ना। उसमें भी हमने ये बताया था कि आपका किचन कहाँ होना चाहिए, है ना, बेडरूम कहाँ होना चाहिए। क्या अंतर है फिर इसमें? कोई अंतर नहीं है, ये उसी तो का वो अलग अलग, ही, ठीक है, ये जो पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का ही पार्ट है, बट थोड़े से कुछ फैक्टर्स जो हैं, क्या फैक्टर्स कंसीडर किए हैं इसको लेके, है ना, वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स कंसीडरिंग इन वास्तु, क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर किए हैं वो हम एक, तो लेट अस सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वास्तु। वास्तु का मतलब होता है मनुष्य और भगवान की, है ना। आप क्या आस्था रखते हैं कि अगर आपको घर बनाना है तो जो है किस तरीके से रखना है, किस तरीके से आपको कौन सी चीज, आपको फेसिंग कौन सा रखना है ना, ठीक, जिससे आपके घर में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी रहे, है ना, खुशहाली रहे घर में। आपने जो है ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग घर बना, ठीक है, सामने जो है सुबह सुबह उठेंगे तो सूरज भगवान के दर्शन होते हैं ना, लोगों का मानना होता है सबसे दर्शन करो तो सूरज भगवान की, तो घर से बाहर निकलो तो सबसे पहले सूरज भगवान दिखने चाहिए, ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, ठीक है। और है ना, सुबह सुबह रोशनी घर में आएगी, है ना, अगर सनराइज आपके घर में एंटर करती हैं तो एक जो प्लीजेंट माहौल क्रिएट होता है, बहुत
हैप्पीनेस रहती है, सुबह सुबह से जो भी फॉलिंग गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। और बताइए और क्या आपको और बताइए और क्या है वास्तु, और कुछ है वास्तु इसके अलावा? सर स्ट्रेस ऑफ दी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। क्या है सर स्ट्रेस ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग। स्ट्रेस? यस सर। स्ट्रेस ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ बिल्डिंग, समझ नहीं पा रहा पॉइंट को। नहीं ये वास्तु नहीं, जो आप बोल रहे हैं वास्तु नहीं है, ठीक है। वास्तु का मतलब है घर का ओरिएंटेशन इस तरीके से होना चाहिए जिससे आपके घर में खुशी दोनों का माहौल बना रहे, ठीक है। नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, ठीक है। वास्तुशास्त्र बेसिकली जो है कहाँ से चला आ रहा है, वैदिक काल से लेके चला आ रहा है, आपको पता होगा ना। वैदिक है ना, वैदिक काल से ही चला आ रहा है, ठीक है। ठीक, अपने इंडिया में काफी पुराना है ये, है ना। वास्तुशास्त्र की जो विद्या है ना, तो काफी जो है 64 मंडल वगैरह जो है आप लोगों ने पढ़े होंगे। 64 मंडल है, उनमें इसका वर्णन किया गया है ना। भारतीय कल्चर में बात करें तो जो 64 मंडल होते हैं हमारे, 64 मंडल, ठीक है, मंडल, ठीक है, इनमें इसका जिक्र किया है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग, है ना। वास्तुशास्त्र नथिंग सिविल इंजीनियरिंग है ना। बट इन्होंने कुछ जो है फैक्टर्स कंसीडर किए हैं, ठीक है। वो क्या क्या कंसीडर किए हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक। बेसिकली हम जो बात करते हैं कि हमारे पास 3 चीज़ें, सॉरी मिनिमम 5 चीज़ें होना चाहिए, है ना। जो हमारे 5 जो तत्व होते हैं, कौन कौन से होते हैं? 5 एलिमेंट, किसी को आइडिया है? 5 नेचुरल एलिमेंट। जल, वाटर, हवा, फायर, क्या आ रहा है? सर फायर वाटर। हाँ हाँ बताइए। एयर, ओके, सर फायर वाटर अर्थ एयर और स्पेस। एयर, फायर, वाटर, और मिट्टी, मतलब अर्थ। स्पेस। अर्थ और एक स्पेस, ठीक है। ये हमारे 5 एलिमेंट होते हैं जिनके हम बने हैं ना। ये 5 तत्व होते हैं और इन्हीं में चल के मनुष्य आगे चल के इन्हीं में विलीन हो जाता है, ठीक है। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर्स जो है कंसीडर किए गए हैं वास्तु में, ठीक है। सबसे पहला तो है अर्थ, है ना। सबसे पहला क्या है? अर्थ। इनके कहने का मतलब ये था कि अर्थ जो है, ठीक है, अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है वो करोड़ों साल पहले हुआ है, ठीक है। ये पहले एक जो है जलता हुआ गोला हुआ करता था, एक फायर बॉल हुआ करता था, ठीक है। साथ ही साथ इसके जो मेल्ट होने से, है ना, रॉक के मेल्ट होने से, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म इन्वेंटेड हुआ, और जो आगे चल के एक मैग्नेट की तरह काम करने लगा विद नॉर्थ एंड साउथ पोल। सबसे पहला पॉइंट क्या? मैग्नेटिज्म, राइट। क्या आया? मैग्नेटिज्म, ठीक। मैग्नेट इट एक्ट विद नॉर्थ एंड साउथ पोल, क्लियर है। सेकंड, एयर। एयर, एयर क्या है? ठीक है, एयर, ठीक है। एयर का मतलब है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है। एटीएम, एटमॉस्फेयर लिख रहा हूँ, ठीक। एटमॉस्फेयर में जिसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी इनर्ट गैस है, एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी गैसें जो है प्रेजेंट है, ठीक है। इनके प्रेजेंट होने से हमारे अर्थ
हमारे पृथ्वी पर, हमारे अर्थ पर जीवन संभव हुआ है बिकॉज ऑफ दीज गैसेस, जिसमें मेजर रोल प्ले किया है किसने? ऑक्सीजन। जीवन संभव है वो भी ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, एयर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, थर्ड मैंने बताया, थर्ड अपना पॉइंट है ठीक, स्पेस है ना, स्पेस था, थर्ड स्पेस। स्पेस, स्पेस का मतलब है यहाँ स्काई से है, स्काई। ठीक है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड करता है? एक ओपन स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड करता है ओपन स्पेस। ठीक है, ओपन स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर। नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर। नंबर 4 इज पानी, जिसकी वजह से आज हम सब जिंदा हैं। ठीक है, नहीं तो कुछ और पी रहे होते, पानी पता नहीं मुझे आता था कि H2O होता है। ठीक है, पानी कहाँ से मिला हमें? बताइए हमको। रेन, रिवर, सी। हाँ, रेन, रिवर, ठीक है, ओशियन। ठीक है, और इन सब में पानी कहाँ से आता है? क्लाउड। ठीक, सॉरी, क्लाउड, राइट। कहाँ से आता है? क्लाउड, बादल। ठीक है, बादलों के कारण, है ना। ठीक, जिसके कारण ही, पानी के कारण ही पृथ्वी पे जीवन संभव हो चुका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ एलिमेंट हमारा क्या है? सन। सन बच गया ना? फायर, फायर, सन, फायर। बताइए सन का क्या है? फायर, फायर। ठीक है, अभी बता देते हैं। फायर को इसी में हम, है ना, फायर, है ना, फायर हमारा जो है इसी में आ जाएगा, सन वाले उसमें आ जाएगा फायर। ठीक है, इसी में आ जाएगा। ठीक, सन, सन का क्या रोल है? सन का क्या रोल है? इट इम्पार्ट सोलर एनर्जी। क्या देता है? सोलर एनर्जी का सोर्स है। ठीक, जो कि आपको किस काम? इंसिनरेशन, इंसिनरेशन और फायर। ठीक है, फायर जलाने के ये यूज होता है। ठीक है, सोलर एनर्जी। ये हमने आगे चल के जो है अग्नि देवता का भी दर्जा दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑल दीज फैक्टर्स, है ना, कंसीडर्ड इन वास्तु। 5 हमने जो बताया है, ठीक है, ये सारे के सारे 5 कंसीडर किए गए हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ जो है, साथ ही साथ वास्तु हमें ये पता है कि हमारे जो डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिल्डिंग है, डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, ठीक, उनका लोकेशन, लोकेशन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ये भी वास्तु हमें बताता है, जो हमने बिल्डिंग बाय लॉ में पढ़ा है। ठीक है, बिल्डिंग बाय लॉ में पढ़ा है। ठीक है, ठीक, जैसे कि डायरेक्ट, क्या क्या फैक्टर्स हैं? डायरेक्शन और टोपो, डायरेक्शन इसी में आता है, टोपोग्राफी इसी में आता है, और सॉइल इसी में आता है, जियोग्राफी। ये सारे किसके पार्ट है? ये जो 5 हमने मेन एलिमेंट बताया उन्हीं के ही पार्ट है ना। डायरेक्शन हुआ, टोपोग्राफी हुआ, सॉइल हुआ, जियोग्राफी हुआ,
इन्वायरमेंट और एक्सेट्रा, ठीक। ये सारे के सारे जो है इसी की बात। अब देखिए इन सारे एलिमेंट्स को देखते हुए हमें तो हमारे जो बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट है, किचन है ना, बाथरूम हुआ, बेडरूम, ठीक है, टॉयलेट्स हुआ, स्टेयरकेस हुआ, ये सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है किस तरीके से अरेंज किया वास्तु थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग लेवल पे। अभी रेसिडेंशियल लेवल पे किस तरीके से अरेंज किया गया है, एक फ्लैट बना रहे हैं तो किस तरीके से किया गया है, अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं तो किस तरीके से इनको रखा गया है, अगर आप कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो किस तरीके से इनको रखा है, ठीक है। सो बेसिकली हमारा जो सिलेबस है इसमें जो है वास्तुशास्त्र ओरिएंटेशन ऑफ प्लानिंग डिजाइन रेसिडेंशियल में ओरिएंटेशन क्या है, ठीक है, स्कूल एंड हॉस्पिटल में ओरिएंटेशन क्या है, आपको इन दो तीन चीजों पे फोकस करना है, ठीक है। इसके पहले हम देख लेते हैं क्या साइट सिलेक्शन। नाउ कम टू द पॉइंट साइट सिलेक्शन पे आते हैं, ठीक है। वास्तु के साथ साइट सिलेक्शन क्या होना है, एज पर द वास्तुशास्त्र साइट सिलेक्शन क्या होना चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज साइट सिलेक्शन इन वास्तु क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। यस सर। ओके, देखिए तो वास्तु के हिसाब से जो है साइट सिलेक्शन कैसे होगी, वास्तु के हिसाब से साइट का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सेस है ना, ज्योमेट्रिकल एक्सेस बता देते हैं, है ना। हमारी की जो ज्योमेट्रिकल एक्सेस होती है वो कौन कौन सी होती हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सेस कौन कौन सी हैं आपकी, ज्योमेट्रिकल एक्सेस नहीं पता आपको? ज्योमेट्रिकल एक्सेस जो भी अर्थ की मैग्नेटिक एक्सेस है वो, ठीक है। देखिए हमारा अर्थ, अगर ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है तो इसकी बेसिकली हमारी है दो है, ठीक है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस, ठीक है, ठीक ठीक, एक्स एक्सिस हो गई और एक वाई एक्सिस हो गई, दिस इज एक्स, है ना, एंड दिस इज वाई, ठीक है। और अगर हम जियोग्राफिकली देखें तो हमारा ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ठीक, ये वेस्ट हो जाएगा और ये ईस्ट हो जाएगा, ये चार है, ठीक है, ये चार है। इन चार के हिसाब से ये हमारा प्लॉट का ओरिएंट, ठीक है। हमारे प्लॉट की जो भी ज्योमेट्रिकल एक्सेस है वो इन एक्सेस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। जो भी अर्थ की मैग्नेटिक एक्सेस है, मैग्नेटिक एक्सेस बेसिकली कहें तो नॉर्थ साउथ की जो एक्सेस है उसकी पैरेलल ही होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा मैग्नेटिक एक्सेस हो गया, ये हमारा मैग्नेटिक एक्सेस हो गया, कौन सा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ क्या हो गया, मैग्नेटिक एक्सेस, मैग्नेटिक एक्सेस हो गया, ठीक है। कौन सा है हमारा, नॉर्थ से साउथ वाला, ठीक।
तो आपका जो भी प्लॉट होगा उसकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस इस एक्सिस से पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर शुड बी पैरेलल टू द ईस्ट। हमारे हमेशा या तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल होना चाहिए और दूसरी उसकी डायरेक्शन वो ईस्ट और वेस्ट की पैरेलल होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Okay. Yes, sir. If the plot is not aligned in north and south, the land is poor of overall growth and peace happiness. अगर आपका प्लॉट का जो अलाइनमेंट है, प्लॉट का जो डायरेक्शन है, वो जियोमेट्रिक और सॉरी जो मैग्नेटिक एक्सिस की डायरेक्शन में अलाइन, तो पुअर ग्रोथ होगा, शांति नहीं रहेगी, हैप्पीनेस नहीं रहेगी। एंड आपके पास इज दैट क्लियर? ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस को सेकंड पॉइंट है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, ठीक, शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज शेप एंड साइज, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल वाला पढ़िए, सेकंड है शेप एंड साइज। शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं ना, शेप एंड साइज की बात करें तो आइडेंटिकली देखो, आइडियली कैसा होना चाहिए? आइडियली होना चाहिए स्क्वायर। वास्तु क्या क्या कहता है? स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन हर घर स्क्वायर हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो रेक्टेंगुलर इज आल्सो प्रेफर्ड। रेक्टेंगुलर इज आल्सो प्रेफर्ड, ठीक है। और जिसका L/B रेशियो जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 1:2 होना चाहिए, सॉरी 2:1 होना चाहिए। मैंने L/B लिखा था, ग्रेटर देन 2/, ठीक है। लेंथ ज्यादा होगी बट कम होगी, 2/, ठीक। शेप एंड साइज में ही कर रहे हैं हम, वही ट्राइंगल, राउंड, and all other shape, all other का मतलब है odd shape जो भी, ठीक है, not considered good, not considered good। क्लियर है? इज दैट क्लियर? शेप एंड साइज के बारे में बात। शास्त्री कहता है जो प्लॉट का शेप एंड साइज होना चाहिए वो आइडियली स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, तो वो कहता है रेक्टेंगल भी होना चाहिए। और रेक्टेंगल होना चाहिए तो इस तरीके से होना चाहिए कि L/B रेशियो ग्रेटर देन 2:1 होना चाहिए, ठीक है। यहीं पे अगर आप कोई दूसरा शेप देखते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रायंगुलर, सर्कुलर और राउंड देखते हैं, विच इज नॉट गुड। इज इट क्लियर? क्लियर? नाउ कम टू द Yes, नेक्स्ट sir. पॉइंट। Come to the next point is angle of the plot. Angle of the plot. एंगल की बात करें, ठीक है। All angles are 90 degree. All angles are 90 degree. कैसे होना चाहिए? हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई आपका प्लॉट है, ठीक है, जो भी एंगल है ये 90 डिग्री होना चाहिए, ये वास्तु कहता है, ठीक है।
ये वास्तुशास्त्र कहता है, ठीक है। अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो वास्तु के हिसाब से इज दैट क्लियर, ठीक। नाउ कम टू द स्लोप, नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप। स्लोप, स्लोप के बारे में क्या है, स्लोप के बारे में क्या है? स्लोप के बारे में ये है कि द लैंड शुड बी एलिवेटेड, लैंड शुड बी elevated, land should be elevated towards south and west side। साउथ वेस्ट ना लिखो इसको, मैं एंड ऑपरेटर से ही, साउथ एंड it should be lower and in north and east, in नॉर्थ एंड ईस्ट। क्या मतलब इस लाइन का? मतलब बताइए हमको, ये मैंने लाइन लिखी है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो हमने लिखा साउथ और वेस्ट वाले, है ना, साउथ और वेस्ट हो ना साइड होंगे, जो भी साउथ और वेस्ट वाले साइड है वो कैसे होने चाहिए, वो एलिवेटेड होना, यहाँ पे ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, ठीक है। और इस जोन में हाइट कम होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? रिपीट करने के बाद इस लाइन का मतलब ये है कि जो भी आपका लैंड है, जो भी उसका एलिवेशन जो है साउथ और वेस्ट में ज़्यादा होना चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट में कम, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट में कम होना चाहिए, ठीक। क्यों? ताकि जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज प्रॉपर निकल सके। ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो ड्रेनेज पर्पस से कर रहे हैं, ठीक है, ड्रेनेज के लिए, ठीक है, ड्रेनेज के लिए, ठीक है। क्योंकि साउथ में आपके जो भी है, यहाँ आपका जो है एक WC बनाए जाते हैं, तो यहाँ से पूरा पानी एक प्रॉपर रूप पे होगा और यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में आपका जो है सैनिटेशन होता है, ठीक है। ये हमारा कोई सीवर लाइन डला है, ये सीवर लाइन है, और इस तरीके से हमारा जो हाउस ड्रेनेज होता है, ठीक है। इसलिए इसको डिस्क्राइब किया गया है कि स्लोप किस उसमें होना चाहिए। आई होप यू क्लियर, राइट? यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इसको, ठीक। अभी सॉरी, मैंने नेक्स्ट में अभी डिस्क्राइब किया ही, राइट, है ना। हमारा जो पॉइंट एंगल वाला, एंगल वाले में देखे थे, एंगल वाला जो पॉइंट है उसी में देखिएगा, ठीक है। ये जो एंगल वाला हमने यहाँ देखा, सॉरी, ठीक। एंगल वाले पॉइंट में डिस्कस करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा और, ठीक है। द रेशियो ऑफ द two adjacent sides should be and every corner at 90 degree angle, that is square and is best for overall growth। यहाँ पे हम बात कर रहे थे, जो है एंगल की बात कर रहे थे, एंगल के बारे में कहा गया था कि एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ रेशियो है टू एडजेसेंट साइड का, है ना, रेशियो टू एडजेसेंट साइड वो 1:1 होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, ठीक है। एंड एवरी कॉर्नर जो है वो कितनी पे होना चाहिए, वो 90 डिग्री पे, ठीक है, ठीक।
and the southwest angle should be 90 degree, and southeast angle should be close to the 90 degree, and the north east should be close but less than should be but then the northeast should be close to the 90 degree or less, but should not the 90 degree. Okay, now look at this. The southwest angle है, where is southwest angle? Southwest का एंगल जो भी होगा है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, जो भी साउथ वेस्ट का एंगल होगा, this should be 90 degree, this should be 90 degree, and a northwest angle and southeast should be close to the 90 degree almost. But ये जो एंगल है, ये जो क्लोज टू द 90 डिग्री होना चाहिए और ग्रेटर हो, बट साउथ वेस्ट एंगल शुड बी 90 डिग्री. इज दैट क्लियर? ये वाला एंगल जो है, आई एम शोइंग विद डिफरेंट कलर, विद रेड कलर. दिस ये एंगल जो है, ये तो 90 होना ही चाहिए एज पर द वास्तु, बट नॉर्थ वेस्ट का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दिस शुड बी क्लोज टू द 90 डिग्री और मोर, क्लोज टू द 90 डिग्री और मोर. ठीक, ये वास्तु कह रहा है. ओके, now come to the ratio of the width and depth within bar raised to 15. वही मैं डेप्थ और विड्थ की बात करता हूँ, वो कितना होना चाहिए? 15:1 होना चाहिए. अगर डेप्थ का मतलब यहाँ हाइट चल रहा है, ठीक है, डेप्थ का मतलब हाइट जो है वो विड्थ और डेप्थ का जो रेशियो है ना, विड्थ बाय डी का जो रेशियो है 1:15 होना चाहिए पर द वास्तु. If the depth is more than the twice than the width, अगर दुगने से ज्यादा हो जाता है तो the site become weaker for the growth. ठीक है, the symmetrical geometry of the shape is good in general. ठीक, वहीं पे कुछ और शेप हैं, जैसे देख लेते हैं ना. ओवरऑल ग्रोथ के लिए कैसा होना चाहिए? स्क्वायर, है ना. अगर आपका स्क्वायर शेप है तो वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए ना स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ये ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है. ठीक है, अगर आपका प्लॉट स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है तो सर्कुलर होता है. तो मेंटल कैपेबिलिटी इंक्रीज मेंटल कैपेबिलिटी. ठीक है, ये बस हेक्सागोन होता है. ठीक है, हेक्सागोन होता है तो वो प्रॉस्पेरिटी, इट गिव्स प्रॉस्पेरिटी. ट्रायंगुलर होगा तो ट्रायंगुलर होगा तो क्या प्रॉब्लम? ट्रायंगुलर होगा तो हरासमेंट और पेनल्टी भी लग सकती है. और बताइए पैरेललोग्राम, तो क्या हो सकता है? फाइनेंशियल लॉस. ठीक है, स्टार शेप, अगर स्टार शेप हो स्टार शेप हो जाता है तो स्टार शेप में क्या होगा? स्टार शेप में डिस्ट्रक्शन ऑफ पीस, ठीक. So
तो ये कुछ अदर शेप हैं, उनकी हमने ड्रॉबिक्स और मैंने बताए हैं। अगर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर होगा तो वो ओवरऑल ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, सर्कुलर होता है तो मेंटल कैपेबिलिटी के लिए अच्छा है, हेक्सागोन होता है तो प्रॉस्पेरिटी, ट्रायंगुलर होगा तो हरासमेंट होता है ना, पेनल्टी भी लग सकती है, लॉस ना। ये हरासमेंट का मतलब है गवर्नमेंट का हरासमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट आपको हरास कर, ठीक है। पैरेललोग्राम हो सकता है तो क्या होगा, फाइनेंशियल आपको लॉस हो सकता है पैरेललोग्राम में, ठीक है। ये सारी चीजें जो है वास्तुशास्त्र, ठीक। आई होप यू क्लियर, इतनी चीजें क्लियर हैं। वास्तु क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर किए गए हैं, और साइट सिलेक्शन में वास्तु इतना क्लियर है। फैक्टर्स कंसीडर्ड इन वास्तु एंड साइट सिलेक्शन। अब बचता है ओरिएंटेशन, ठीक है, ओरिएंटेशन बच गया है। इसके बाद ओरिएंटेशन हम पढ़ लेंगे। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? नो, ओके, क्लास हम यही पेंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।